जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। शाम को एक 4 बजे क्लास होती है और ये रात्रि में 9 बजे क्लास होती है। आप सभी के लिए बता दें, हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपए में ये पीडीएफ, इसी के साथ हिंदी व्याकरण और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 250 रुपए में मिल जाएंगी। और अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट मंगवाना है तो 99 रुपए में ये 10 सेट आप सभी के लिए उपलब्ध है। नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप संपर्क करिएगा। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ आप सभी के लिए मात्र अभी आप सभी के लिए 200 रुपए में है। और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के मॉडल पेपर 100 रुपए में है, 10 सेट होंगे। अभी समय बहुत ही कम बचा है एमपी टेट वालों के लिए, तो अभी जो है जल्दी से प्रैक्टिस सेट आप लगा कर देख लीजिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर एक दिया गया है। ज्ञानपीठ है, साहित्य रत्न है, साहित्य वाचस्पति है, पद्म विभूषण है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा साहित्य वाचस्पति। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधियों में साहित्य वाचस्पति है। और हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी जो है उनके लिए चिदम्बरा नामक रचना पर मिला है। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया था और 1980 में फिर से जो है शुरू किया गया। 3 पद्म पुरस्कार निम्नवत हैं। पद्म विभूषण यह जो पुरस्कार होता है, यह पुरस्कार असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म भूषण किसी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाला सबसे जो है चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बताने की जायसी किस शासक के काल में थी? बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। शेरशाह है, अकबर, शिवाजी या फिर औरंगजेब। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अविनाश जी, रोली जी, सुनैना जी, सोनल जी, तो विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शेरशाह है। जायसी शेरशाह के शासनकाल में थे। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। ये अमेठी के निकट जायस में रहते थे। इन्होंने पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, कहरनामा, चित्रलेखा, कन्हावत जैसी रचनाएं लिखी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। वैद्यनाथ प्रसाद, वैद्यनाथ दुबे या फिर वैद्यनाथ द्विवेदी या वैद्य विनोद द्विवेदी। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। माया जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? जसोदा जी, तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर वैद्यनाथ द्विवेदी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। द्विवेदी जी ब्योमकेश शास्त्री नाम से आरंभ में रचना करते थे। इनकी प्रथम आलोचनात्मक कृति सूर साहित्य मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? बताइए। महात्मा गांधी हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में सियाराम शरण गुप्त जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। हिंदी साहित्य का बापू इनके लिए कहा जाता है रेखा जी। और इन्होंने अनाथ, मौर्य विजय, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, मृंडमयी, आद्रा, विषाद, दूरबदल जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी आत्मकथा कृति है?
क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प आप सभी के यहाँ पर दिए गए हैं, देखिएगा इनमें से आप सभी के लिए बताना है। बताइए कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्या बोलूं को याद करूं, हरिवंश राय बच्चन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। क्या बोलूं को याद करूं, नील का निर्माण पर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भागों में इनकी आत्मकथा लिखी गई है। पाठक जी क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, अनुकरण सिद्धांत किस पश्चिमी समीक्षक का सिद्धांत माना जाता है। अरस्तु, प्लेटो, कार्ल मार्क्स या फिर लॉन्जाइनस। प्रजापति जी क्या है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। नीलम जी अनुकरण सिद्धांत किस पश्चिमी समीक्षक का सिद्धांत माना जाता है, तो अरस्तु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा दास्ता मृत्यु से भयावह है। लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम पेरिप्सुस है, इनके ग्रंथ का नाम। आलोचना पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है, क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है। गीता जी, नीरज जी, लखनऊ, दिल्ली, मिर्जापुर, मुंबई, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। आलोचना पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है, तो आप सभी का यहाँ पर दिल्ली सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है। त्रैमासिक पत्रिका है, इसके संपादक अरुण कमल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तदवा पत्रिका ये त्रैमासिक, इसके संपादक अखिलेश हैं, लखनऊ से प्रकाशित होती है। नागरी नीरज साप्ताहिक, प्रेमगन मिर्जापुर, धर्मयुग साप्ताहिक, धनवीर भारती और मुंबई से जो है इसका प्रकाशन स्थल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संपादक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। कंचन जी तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नेशनल हेरोल्ड आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दैनिक पत्र के संस्थापक और निदेशक मंडल अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है। प्रेमचंद ने सन 1930 में किस पत्रिका का आरंभ किया था, सरस्वती, धर्मयुग, हंस या फिर शारिका, इनमें से वह पत्रिका आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 9 में आप सभी का यहाँ पर हंस सही आंसर होगा। विकल्प सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मासिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन बनारस से हुआ है। 2013 ईस्वी तक इस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 10वां क्वेश्चन है। महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में जैनेन्द्र प्रसाद, महादेव वर्मा या निराला। हाँ, सुनैना जी, वर्णिका जी, कनक जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है, तो निराला। निराला जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांदकांकली जैसी रचनाएं लिखी हैं। निराला को हिंदी मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, क्या लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से एक धूमिल की रचना नहीं है। कौन सी रचना धूमिल की नहीं है, कि हम रजनी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो भूरी भूरी खाक धूल आपने रचना पढ़ी होगी। ये रचना धूमिल की रचना नहीं है, मुक्तिबोध की रचना। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनके एक काव्य रचना मानी जाते हैं। इन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी रचना किनकी मानी जाती है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी कहानी को जो है उदयभान चरित्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका उदयभान चरित्र है। रानी केतकी कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमात्मक परंपरा का सूत्रपात हुआ है। इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की है। यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट।
राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 1963, 1967, 1949, 1945 में। बताइएगा अतुल पांडे जी, सीमा जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1963 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर था। इसमें कुल जो है 9 धाराएं थी। इसे सन 1967 में संशोधित कर दिया गया और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। 1945 में नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया था। विश्व इतिहास की झलक यह किन की रचना है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है किन की रचना मानी जाती है विश्व इतिहास की झलक। पारुल जी, तो इनमें से सही आंसर होगा, ये रचना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 15वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हरिऔध, अमीर खुसरो या स्वामी प्राणनाथ या फिर रसिक राज। इनमें से आप सभी का यहाँ पर नीलम जी क्या होगा सही आंसर? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं कि खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अमीर खुसरो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो ने दिल्ली सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ में खालिकबारी, पहेलियां, मुखरियां, दो सुखने, गजल आदि हैं। और हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है जो हरिऔध जी की रचना मानी जाती है। धुलाई वाली किसकी कहानी है? क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए। धुलाई वाली आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दीपमाला जी, तो ये रचना संदीप जी किनकी मानी जाती है? बंग महिला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगर इनका वास्तविक नाम पूछा जाए तो राजेंद्र बाला घोष के नाम से इनको जाना जाता है। मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी और बंग महिला की रचनाएं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू और दालिया जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तनुजी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन थे? बताइए। फारस के मुसलमान, सिंधु घाटी के लोग, हिंदुस्तानी समुदाय के लोग, हैदराबाद के मुसलमान। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। मानसी जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? तो फारस के मुसलमान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रख्यात लेखक और आलोचक डॉक्टर नगेंद्र लंबे अरसे तक किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे हैं? इनमें से बताना है। वह विश्वविद्यालय बताने आगरा, बनारस, लखनऊ, दिल्ली है। अभिनव जी, सही आंसर होगा दिल्ली। लंबे अरसे तक जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक कहा जाता है। इनकी रचनाओं में साकेतिक अध्ययन, साहित्य का समान शास्त्र, रीति काव्य की भूमिका इत्यादि रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। काव्य प्रकाश किनकी रचना है? मम्मट, भट्ट, लोल्लट, बाणभट्ट या भरत मुनि। इनमें से बताइएगा काव्य प्रकाश किनकी रचना है? मंजू जी, आप सभी का यहाँ पर 19 में सही आंसर होगा। मम्मट जी जो है उन्हीं की रचना है। रचना ध्वनि विरोधी ग्रंथ है जिसमें 10 उल्लास यानी कि अध्याय है। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का नाम कैयट था और इनका समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित कादम्बरी नामक ग्रंथ लिखे हैं तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा है। बघेली है किस हिंदी की बोली मानी जाती है? बघेली खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दिशु जी, अनंत जी, डीके जी, सही आंसर होगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बघेली।
बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भाषा समाज निरपेक्ष होती है, यह कथन असत्य है, सत्य है, असत्य हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। इनमें से भाषा समाज निरपेक्ष होती है, यह कथन असत्य है। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यह कथन कैसा है? असत्य होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है। रीमा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 1949 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 1949 को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। इस लिपि के अंतर्गत हिंदी, नेपाली, संस्कृत, राजस्थानी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया है, अभट्ट का तात्पर्य क्या है? परिनिष्ठित, अपभ्रंश, अवधि, सदुक्कड़ी या फिर ब्रज? स्वानी जी, नीलम सरोज जी, सभी लोग बहुत बढ़िया यहाँ पर आंसर बताते जा रहे हैं। अभट्ट का तात्पर्य क्या होता है? तो परिनिष्ठित अपभ्रंश होता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अवधि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत स्वरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोली है। इंदुमती के रचनाकार का नाम बताना है। 24 में उदय शंकर भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही आंसर होगा इंदुमती के रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी माने जाते हैं। इंदुमती जो कहानी है मौलिक कहानी ना मानकर इसको शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियां लिखी हैं और हिंदी साहित्य में एक अपनी अमिट पहचान बनाई है। इन्होंने 3 कहानियों में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था 1915 की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है गुलेरी जी की। विद्यापति की भाषा छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, प्राकृत, मैथिली, इनमें से आप सभी के लिए यहां पर बताना है कौन सी भाषा थी। सोनैना जी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा। विद्यापति की भाषा बताना है तो आप सभी का यहाँ पर मैथिली सही आंसर होगा। विद्यापति की भाषा मैथिली है। इसी भाषा में इन्होंने पदावली तथा गोरक्ष विजय नाटक गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में लिखा है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति तिरहुत के राजा शिवसिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को जातीय कवि बच्चन ने कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 26 दिया गया है, बताइए। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है ये यहाँ पर बताना है। तो अष्टाध्यायी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अष्टाध्यायी के रचनाकार महर्षि पाणिनि माने जाते हैं और लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। रानी केतकी की कहानी की भाषा आप सभी लोग यहाँ पर 27 में चयन करिएगा, क्या मानी जाती है? दक्षिणी हिंदी है, हिंदुस्तानी है, कन्नौजी है, बघेली है? इनमें से आप सभी लोग बताइएगा। रोली जी, नाशा जी। रानी केतकी कहानी की भाषा हिंदुस्तानी मानी जाती है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। इंसा अल्लाह खां इसके लेखक हैं। रानी केतकी कहानी शैली की दृष्टि से हास्य प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। इनमें से एक द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है ये आप सभी के लिए यहां पर बताना है। द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। 28 में अस्तोनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। अस्तोनी नहीं मानी जाती है, बाकी जो है सभी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है,
देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 29 कि संस्कृत में हिंदी में सीधे संस्कृत से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं। 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कंचन जे, रागनी जे, इनके लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम कहा जाता है कि हिंदी में सीधे संस्कृत से आए हुए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए तद्भव कहलाते हैं। आग, मोर, प्योर। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहा जाता है। चिड़िया, कटरा, ठेठ, खिड़की, पगड़ी, डोंगा और डाव आदि। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से आए, हिंदी में जो है विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। फारसी, अरबी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि जो है इन भाषाओं से आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 30 है और 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, साहित्य उद्यान जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया है। 30 में आप सभी का यहाँ पर ग्रीक निवासियों द्वारा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर ग्रीक निवासियों द्वारा, इसको सुधार लीजिएगा, बी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है, मागधी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है। मागधी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर अवधी। क्वेश्चन नंबर 31 में संजीव जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मागधी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है, तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पाली। पाली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला विकल्प जो है रिता जी भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 32 दिया गया है कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र या पत्रिका बताना है। जागृत भारत है, उदंत मार्तंड है या फिर जनवाणी है, उदीयमान भारती है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। प्रियंका जी उदंत मार्तंड आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उदंत मार्तंड है जिसका शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य या बिना दांत का बाल सूर्य। 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर थे। इस पत्र में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया। इसके प्रकाशन के दिन को आधार मानकर 30 मई को जो है राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रमोद जी क्वेश्चन नंबर 33 है कि गा कोकिल वर्षा पावक कण ए पंक्ति किनकी है। 33 में बताइए कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, तो सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी ने लोकायतन नामक महाकाव्य गांधी जी के जीवन पर लिखा है। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, ऐसी जो है ये पंक्ति मानी जाती है। और भी यहाँ पर पंक्ति है, इस धारा साही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इन्हीं की पंक्तियां हैं। और वियोगी होगा पहला कभी आय से उपजा होगा गान, कबीरदास के गुरु थे, गुरु हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 34। वेदा जी, रेखा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। इनमें से कबीरदास जी के गुरु स्वामी रामानंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रैदास के गुरु भी रामानंद ही थे, तो विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लेकिन मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु सूफी फकीर शेख तकी थे। संत रैदास के गुरु रामानंद थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। चैतन्य महाप्रभु जो हैं गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका मूल नाम अगर पूछा जाए तो विश्वंभर मिश्र था। बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन थे, बताइए। मीरा यादव जी। क्वेश्चन नंबर 35 में बीजक नामक ग्रंथ के संपादक धर्मदास थे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है।
बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। कबीर दास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने। सदुक्कड़ी भाषा कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर दिया गया है, कौन सा शासक दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था, बताइए। राधिका जी। 36 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अकबर, यहाँ पर सही आंसर होगा। अकबर दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था। दादू के नाम से दादू पंथ प्रचलित हो गया। दादू दयाल की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने हृदय वाणी नाम से किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत कवि नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, सुंदरदास, धर्मदास, नरोत्तम दास या फिर दादू। सभी लोग लाइक भी करते जाया करें इस क्लास को। अपनी एक क्लास रोज रात्रि में 9 बजे होती है और संत कभी नहीं पूछा है तो नरोत्तम दास नहीं माने जाते हैं। नरोत्तम दास हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं। सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर स्वीटी जी 38वां क्वेश्चन है कि सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है। इनमें से बताना है, साहित्य लहरी है, पद्मावत है, मधुमालती है या फिर गुलशनी इश्क है। मंजीत जी, कीर्ति जी। सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ मधुमालती को माना जाता है। मधुमालती जो है मंझन की रचना मानी जाती है, जो हिंदी का प्रथम प्रामाणिक काव्य है। जबकि साहित्य लहरी सूरदास, पद्मावत, जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचना है। दक्षिण के शायर नुसरती ने मधुमालती के आधार पर गुलशनी इश्क शीर्षक से एक प्रेम कथा लिखी है। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है। 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई है। बताइएगा किन्होंने की है अष्टछाप की स्थापना। 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विठलनाथ या विठल दास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अष्टछाप की स्थापना की है। इसमें 1565 में 4 बल्लभाचार और 4 अपने शिष्य यानी कि विठलनाथ जी ने अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। बल्लभाचार के कुल 84 और विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि माने जाते हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक आप सभी के लिए यहां पर बताना है कौन है। देखिएगा यहां पर प्रश्न के अनुसार आप सभी के लिए बताना होगा सही आंसर। मुझे 40वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और 40 में आपका देखिएगा यहां पर प्रश्न अनुसार जयदेव आपका यहां पर सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न अनुसार गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव जो है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, जबकि सूरदास कृष्ण धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्रतिनिधि कवि जो है सूरदास जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है 41वां क्वेश्चन है। तुलसीदास जी की मृत्यु तिथि आप सभी के लिए यहाँ पर 41 में सही आंसर बताना है क्या मानी जाती है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कनक जी तो संवत 1680 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। एक दोहा भी आपने पढ़ा होगा, तुलसीदास जी की मृत्यु का समय संवत 1680 है। इनकी मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। जबकि इनका जन्म संवत 1589 यानी कि ईस्वी में 1532 होगा। इनका जन्म हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल जैसी रचना इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 42वां क्वेश्चन है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है। वह आलोचक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है,
तो रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्होंने ही कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केशव जी जो है इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। केशव ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास जी के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में मात्र एक रात में इन्होंने रचना कर दी थी। और जो रामचंद्रिका रचना है इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किन्होंने कहा है आप कमेंट में बताएंगे। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 43 है कि बिहारी सतसई में कुल दोहा संख्या आप सभी के लिए बताना है कितनी है। बिहारी सतसई जो कि एकमात्र रचना मुकेश जी बिहारी जी की रचना मानी जाती है, बिहारी सतसई। यहां पर तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बिहारी सतसई के दोहों की बात करें तो कहीं पर आपके लिए 713 दोहे, तो कहीं पर 719 दोहे, तो कहीं पर आपके लिए 723 दोहे मिलते हैं। लेकिन इन विकल्पों में से इनमें से तीनों में से कोई विकल्प दिया ही नहीं है। अगर एक मान के चले तो पास में जो है तो 710 माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो जो है इनमें से कोई नहीं ही आपका सही आंसर होगा। देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानते हैं बिहारी सतसई में। और बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? 44 में आप सभी के लिए नहीं बताना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर। बहुत बढ़िया। कौन सी कृति सूरदास जी की नहीं है? तो गंगा लहरी आप सभी का यहाँ पर ये पद्माकर की रचना मानी जाती है। मुकेश जी पद्माकर रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिकाल जो है इसको 3 धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध की कौन है? पद्माकर जी। इन्होंने हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, कली 25 जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। इनमें से आपके लिए बताना है एक रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। कुरुक्षेत्र, करुणालय, परशुराम की प्रतीक्षा, श्यामधैनी, क्या होगा सही आंसर? एक रचना दिनकर जी की नहीं है। करुणालय जो है ये रचना दिनकर जी की नहीं, प्रसाद जी का एक गीति नाट्य, प्रसिद्ध गीति नाट्य है। करुणालय में कवि ने राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र की कथा का वर्णन किया है। प्रसाद जी ने नाटक लिखे सज्जन, कल्याणी, परिणय, राज्यश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, ध्रुव, सौमनी, स्कंदगुप्त जैसी रचनाएं लिखी हैं। प्रेमचंद जी के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा। लाइक भी करते जाइएगा क्लास को सभी लोग। प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास मंगल सूत्र माना जाता है। प्रेम का मंगल सूत्र अधूरा रह गया, तो ये प्रेम से प्रेमचंद, मंगल सूत्र से मंगल सूत्र एक उपन्यास से अधूरा रह गया है। और प्रेमचंद नाम जो है उर्दू के लेखक दयानारायण निगम ने इनको दिया था, जबकि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो हैं उन्होंने ये संज्ञा इनको दी थी। भारत दुर्दशा के लेखक कौन माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए यहां पर बताना है। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना मानी जाती है। भारत दुर्दशा देखिएगा, एक रचना प्रताप नारायण मिश्र ने भी भारत दुर्दशा नाम से एक कृति लिखी है 1901 में, जो कि और भारतेंदु जी ने एक नाटक लिखा है 1880 में भारत दुर्दशा नाम से। ए और डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 48वां क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, राजेंद्र यादव, रामधारी सिंह दिनकर। चल त्रिपाठी जी आप सभी के लिए बताने कि किन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो आप सभी का यहाँ पर मनीषा जी सही आंसर, राजेंद्र यादव सही आंसर होंगे। इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, नरेश मेहता जी को उनके संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, दिनकर जी को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 49 है। सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी को राष्ट्र कवि की उपाधि इनको मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी जी ने दी थी। भारत भारती लिखी थी इन्होंने। भारत भारती रचना लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। भारत भारती स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी रचना। मैथिली शरण गुप्त जी ने रंग में भंग, जय द्रत बध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू, पंचवटी जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। एक भारतीय आत्मा कहकर किसे पुकारा जाता है? 50 में बताइए।
अर्चना जी, एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को पुकारा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माने जाते हैं। हिमतरंगिनी, हिमकीर्तनी, माता समर्पण जैसी रचनाएं लिखी इन्होंने और इनको हिमतरंगिनी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 51 है कि कौन प्रकृति का कवि कहलाता है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। प्रकृति का कवि कौन कहलाता है, तो पंत जी। प्रकृति के कवि पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रसाद जी जो हैं इनको उपाधि दी गई प्रेम और सौंदर्य के कवि कहा जाता है। और ओज और औदात और विद्रोह का कवि निराला जी को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा रहस्यवादी कवित्री ये महादेव वर्मा जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 52 है। भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण क्या है। 52 में आप सभी लोग बताइए। द्वितीय महायुद्ध है, प्रथम महायुद्ध है, बढ़ता हुआ पूंजीवाद है, गांवों का सर्वनाश है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है सरिता जी। भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण बढ़ता हुआ पूंजीवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बढ़ता हुआ पूंजीवाद आप सभी का सही आंसर है। प्रयोगवादी कविता है राष्ट्रोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ताश सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1943 से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक में शामिल नहीं है, नहीं बताना। तीसरा सप्तक जो कि 1959 में प्रकाशित हुआ था, बताइएगा कौन नहीं है। सोना जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मुक्तिबोध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये ताश सप्तक के कवि माने जाते हैं जो है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में अज्ञे के संपादक में हुआ था। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन बादशाह, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी इसमें सम्मिलित हैं। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 54 में आप सभी के लिए बताना है, बताइए कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सीमा जी सही आंसर होगा। अनंत जी तो ये तिलिस्मी उपन्यास माना जाता है। तिलिस्मी उपन्यास की श्रेणी में आता है। तिलिस्मी आर्य उपन्यास की श्रेणी में देवकीनंदन खत्री को तिलिस्मी आर्य उपन्यासों का जनक माना जाता है। इन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ इनका एक अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 55 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। 55 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भरत मुनि। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भरत मुनि के अनुसार पंचम वेद नाट्य शास्त्र हेतु मूल वेदों से निम्नलिखित सामग्री ली गई। ऋग्वेद से पाठ्य सामग्री, सामवेद से गीत संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस। इनमें से कृष्णा सोबिती की कृति नहीं है। मित्रों मरजानी, यारों का यार, जिंदगी नामा, इदम नामम इनमें से आप सभी के लिए बताना है। कृष्णा सोबिती की रचना संजीव जी नहीं बताना है। इदम नामम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये रचना मैत्री पुष्पा जी का उपन्यास है। कृष्णा सोबिती ने सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान ये रचनाएं लिखी हैं। हिंदी गद्य के जनक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन माने जाते हैं। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। हाँ बिल्कुल मनीषा जी, सभी के लिए हमारा आशीर्वाद है, दुआएं हैं कि इस बार सभी के सिलेक्शन हो, कोई भी ना बचे। हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से आप सभी के लिए बताना, एक आत्मकथा नहीं है। जिंदगी कोई सौदा नहीं, जिंदगी नामा, हमजात, गालिब छूटी शराब, ये इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सा गड़बड़ है, देखिएगा। 58वां क्वेश्चन है, दी गई रचना में जिंदगी नामा आत्मकथा नहीं है।
नहीं है। यह कृष्णा सोबती का उपन्यास है। जिंदगी कोई सौदा नहीं, गालिब चूटी शराब आत्मकथा विधा की रचना है। हमजाद मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित उपन्यास है। तो देखिएगा यहाँ पर आपके विकल्प में जिंदगी नामा जो रचना दी गई है ये क्या है, सोबती जी का उपन्यास है, विकल्प नंबर बी। और हमजात जो विकल्प नंबर सी में है, हमजात वह मनोहर श्याम जोशी द्वारा उपन्यास लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका जिंदगी कोई सौदा नहीं और गालिब चूटी शराब, ये दो जो हैं और दो नहीं है। तो इस कारण ये क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा, गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 59 है। कादम्बिनी पत्रिका के संपादक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, क्या होगा सही आंसर, क्या है सही आंसर। कंचन जी फिर जो है देख लेंगे कि आप लोगों की बात का कोई तैयारी नहीं करेगा, फिर दूसरे आ जाएंगे, आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो कादम्बिनी पत्रिका के संपादक आप सभी के लिए बताने तो राजेंद्र अवस्थी जो है वह माने जाते हैं, राजेंद्र अवस्थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नारी जागरण पर लिखी महादेव वर्मा की किताब कौन सी मानी जाती है। अतीत के चलचित्र है, श्रृंखला की कड़ियां है, बद्रीनाथ की यात्रा है, यामा है, बताइए। यमुना जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इनमें से श्रृंखला की कड़ियां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, श्रृंखला की कड़ियां। अतीत के चलचित्र, रेखा चित्र, यामा काव्य संग्रह, यामा पर तो इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। इनमें से 61 में आप सभी के लिए बताना है, बताइए। तो सही आंसर होगा इनमें से फ्रांसीसी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, फ्रांसीसी भाषा का शब्द माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा है किन की रचना है। 62 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष मैनीपुरी, गोविंद मिश्र, बताइएगा। निवेदिता जी कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा महिमा जी रचना राहुल सांकृत्यायन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि कबीरा खड़ा बाजार में है किनका नाटक माना जाता है, बताइए। नीलम जी आते रहना, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो भी क्लास में थोड़ी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहना, हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार। कबीरा खड़ा बाजार में है किनका नाटक माना जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भीष्म साहिनी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने हानूस, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर जैसे नाटक लिखे हैं भीष्म साहिनी जी ने। मोहन राकेश के इन कृतियों में से एक नाटक नहीं है, नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 में बताइए। सुनीता शिल्पी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मोहन राकेश की कृतियों में नाटक नहीं है तो अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास अंतराल, ना आने वाला कल, ये जो है इनके उपन्यास माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 65 है। कौन सा वृंदावन लाल वर्मा कृत रचना नहीं है, आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। प्रियंका जी, हाँ पारुल जी, मनीषा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर प्रभावती सही आंसर है। दी गई औपन्यासिक रचना प्रभावती जो है नहीं पूछा, वृंदावन लाल वर्मा की रचना नहीं है। निराला जी द्वारा रचित उपन्यास माना जाता है। अप्सरा, अलका, अनुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेश्वर बकरहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा, ये निराला जी के उपन्यास हैं। आवारा मसीहा यह किनकी जीवनी पर आधारित है, इनमें से आप सभी लोग बताइएगा। आवारा मसीहा, नीलम जी, तो इनमें से आप सभी का सही आंसर होगा आवारा मसीहा किनके जीवन पर आधारित है। तो आप सभी का यहाँ पर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो है उनके जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित ये जीवनी है।
और जो बंगला साहित्यकार हैं उन्हीं के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 67। कलफ, कलफ क्या है? गधे का बच्चा, ऊंट का बच्चा, हाथी का बच्चा, कोयल का बच्चा है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। 67वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। हाथी का बच्चा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। हाथी के बच्चे को कलफ कहते हैं। ऊंट एवं गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। गधा क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन 68। गधा रेंगता है, चिचियाता है, किकियाता है, घुरघुराता है? रेंगता है। आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, ये बताना है 68 में। 68 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। अर्चना देवी जी, तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर गधा जो है रेंगता है। भेड़ों का झुंड कहलाता है या फिर गल्ला, जत्था, काफिला? तो ये जो है भेड़ों का तो क्या कहलाता है? गल्ला। हिरणों का झुंड होता है, स्वयं सेवकों का जत्था, इसी तरह पद यात्रियों का काफिला होता है। इनमें से एक सरस्वती का नाम नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा बताइएगा? सरस्वती का नाम नहीं है। इनमें से आपका सही आंसर होगा रमा। रमा जो है सरस्वती का नाम नहीं है, बल्कि पर्यायवाची लक्ष्मी का पर्यायवाची है। यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी के पर्यायवाची कमला, नारायणी, पद्मा, श्री और इंद्रा, हरिप्रिया इत्यादि हैं। सरस्वती के पर्यायवाची में भारती, महाश्वेता, वागेश्वरी, बीणापाणी, बिमला, शारदा इत्यादि हैं। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है? का क्षेत्र, खा क्षेत्र, गा क्षेत्र या फिर घा क्षेत्र में? दीपक जी, क्वेश्चन नंबर 71 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा गा क्षेत्र। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गा क्षेत्र जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। गा क्षेत्र में आते हैं और का, घा, का, खा और घा इस प्रकार जो है अलग अलग क्षेत्रों को जो है बांटा गया है। सफल अध्यापक के लक्षण क्या है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा सही आंसर? सफल अध्यापक के लक्षण हैं तत्परता और जिज्ञासा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को खालिस्तान लिपि में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर दिया गया है और 73 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हिंदी को जो है किस लिपि में लिखा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर है देवनागरी में। देवनागरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसको है? क्वेश्चन नंबर 75 में बताना है। अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा को 74 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसको है? तो मातृभाषा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। त्रिभाषा के अंतर्गत मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा जो है राष्ट्रभाषा और एक विदेशी भाषा आती है। किसको पंचम वेद कहा गया है? 75 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। किसको पंचम वेद कहा गया है? 75 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नाटक को। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। एक श्रुति के अनुसार इंद्र के आग्रह पर पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की, जिसमें जिज्ञानुसार निम्नानुसार चारों वेदों में से एक एक तत्व लिए गए हैं, जो कि अभी अपन ने पढ़े थे। ऋग्वेद से पाठ्य सामग्री, सामवेद से गीत संगीत, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस लिया गया है। स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए क्या जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 76 में सही आंसर बताना है। तो 76 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा उच्चारण। उच्चारण आपका सही आंसर है कि स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए उच्चारण बहुत जरूरी है। पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए है? पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए? गणित या फिर हिंदी, दैहिक या फिर अंग्रेजी? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हिंदी। हिंदी आपका सही आंसर होगा। हिंदी शिक्षक के लिए। पंडित का अर्थ है उस विद्वान या अध्यापक से जो विशेषकर संस्कृत और हिंदू विधि, धर्म, संगीत या फिर दर्शन शास्त्र में सक्षम हो। हिंदी की मूल भाषा खालिस्तान है।
फारसी है, यहाँ पर पारसी लिखा, फारसी है, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 78 में विकल्प नंबर 20 संस्कृत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। संस्कृत सही आंसर है। इस प्रकार जो है आज की क्लास में अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। रोज आप सभी के लिए 9 बजे रात्रि में एक क्लास लाई जाती है और सुबह 9:10 पर सुबह क्लास होगी, संडे को भी होगी। शाम को 4 बजे क्लास होती है। इन क्लासों से जुड़िएगा। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ 150 रुपए में है। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपए में है और हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। तीनों पीडीएफ ऑफर है 250 रुपए में अभी आपके लिए मिल जाएंगी। 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट 99 रुपए में है और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ आप सभी के लिए 200 रुपए में है और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए 10 सेट हैं मॉडल पेपर के। अभी समय आपके पास बहुत ही कम है तो इन प्रैक्टिस सेट से अपनी जो है मॉडल पेपर से अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं इस क्लास को। मनीषा जी, मेधा जी, निवेदिता जी, दिशु जी, नीलम जी, कीर्ति जी, महिमा जी, मुकेश जी, सोनाली जी, उपेंद्र जी, केम रजनी जी, मंजीत जी, दीपमाला जी, तनु जी, प्रियंका जी, रजनी जी, अर्चना जी, तृप्ति जी, दीपक जी, रोली जी, अनंत जी, संजीव जी, रेखा जी, दिशु जी, नीलम जी, कीर्ति जी, कुमुद जी, मेधा जी, राधिका जी, सीमा जी, नीलम जी, पारुल जी, रागनी जी, रेखा त्रिपाठी जी, तृप्ति जी, कनक जी, पाठक जी, पारुल जी, प्रियंका जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत जी, मेधा जी, मिलते हैं तो अब सुबह वाली क्लास में। सभी लोग उस क्लास को अवश्य ज्वाइन करिएगा, जुड़िएगा सभी लोग। उपेंद्र जी, नीलम कुमारी जी, दीपक जी, जय हिंद।